students, myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. Welcome to lecture number 10 of Chemical Kinetics. In this lecture, हम इस चैप्टर का सेक्शन 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि आखिरी सेक्शन है इस चैप्टर का. So now let us begin with topic number 9. This topic is the effect of temperature on reaction rate. जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन का रेट अगर बढ़ाना हो तो वन ऑफ द मेथड्स व्हिच वी यूज इज टू इंक्रीज द टेम्परेचर. तो टेम्परेचर बढ़ाने से इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस रेट increases with the increase of temperature. For most of the reactions, it was found that the rate of the reaction increases 2 or 3 times with the increase in 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. तो अगर हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन का रेट डबल या ट्रिपल हो जाता है. विथ ईच 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर the rate of the reaction increases by 2 or 3 times. This increase in the rate was defined by temperature coefficient. तो अब हम देखते हैं कि जो इंक्रीज ऑफ रेट है उसको टेम्परेचर कोफिशिएंट की मदद से हम कैसे डिफाइन करते हैं. नाउ लेट अस लुक एट द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट. नाउ लेट अस लुक एट द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट. बहुत ही सिंपल चीज है. देखिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा. पर रिएक्शन का रेट क्यों बढ़ेगा? रेट क्या होता है? रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अप्रोक्सीमेटली इट वोंट चेंज. क्या चेंज हो जाएगा? रेट कांस्टेंट विल चेंज. और रेट कांस्टेंट के चेंज होने की वजह से रिएक्शन का रेट चेंज हो जाएगा. तो जनरली अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से रिएक्शन को हम हीट करें तो रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो 2 से 3 टाइम्स बढ़ जाता है. तो इसी तरह से हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट डिफाइन किया है. टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट टू टेम्परेचर्स डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर डिग्री सेंटीग्रेड में डिफरेंस 10 का है तो केल्विन में भी डिफरेंस 10 का ही होगा. The value of temperature coefficients for most of the reactions lie between 2 and 3. तो टेम्परेचर कोफिशिएंट डिफाइन कैसे किया है? K की वैल्यू at T plus 10 अपॉन द वैल्यू ऑफ K at T केल्विन. तो जनरली ये जो रेशियो है वो 2 से 3 टाइम्स आता है. मतलब फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर the value of rate constant increases by 2 to 3 times. और अगर रेट कांस्टेंट 2 से 3 टाइम्स बढ़ जाएगा तो रिएक्शन का रेट भी करस्पॉन्डिंगली 2 से 3 टाइम्स बढ़ जाएगा. ये बात जो मैंने आपसे कही कि टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट 2 से 3 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट 2 से 3 टाइम्स बढ़ जाता है. ये एक एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग थी. जो एक्चुअल रिलेशनशिप है कि रेट कांस्टेंट किस तरह से टेम्परेचर से वेरी करता है वो इक्वेशन कहलाती है अरहेनियस इक्वेशन. द एक्चुअल डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय द अरहेनियस इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ कुछ इस तरह से वैरी करता है. K इज इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी. यहां पर T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर. A और ई ए की वैल्यू अभी मैं आपको और क्लियर करूंगा. बट इस इक्वेशन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि द रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ टेम्परेचर. देखिए, अगर मैं इस टर्म पे फोकस करूं तो यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो ई ए बाय आर टी है
वो कम होगा। बट यहां पर ये e की पावर माइनस EA बाय RT है, तो इवन दो EA बाय RT कम होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, बट सिंस ये माइनस EA बाय RT है, तो ओवरऑल जो K की वैल्यू है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगी। तो आइए अब और डिटेल में जो इसमें टर्म्स अपीयर हो रहे हैं उनको हम देखते हैं। तो इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, the rate constant increases exponentially with temperature, and rate constant अगर बढ़ेगा exponentially तो रिएक्शन का रेट भी exponentially increase होगा टेम्परेचर के साथ। दिस इक्वेशन इज नोन एज द अर्हेनियस इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है? ये इक्वेशन हमें बताती है कि रेट कांस्टेंट के टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी होता है। अब इस इक्वेशन में दो टर्म आ रहे हैं, ए और ई ए। लेट अस लुक इन मोर डिटेल अबाउट देम। ये जो आर है ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो पहले हम देखते हैं ए क्या है। द कांस्टेंट ए इज फ्रीक्वेंटली रिफर्ड टू एज द अर्हेनियस कांस्टेंट और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। देखिए ये एक्सपोनेंशियल टर्म है तो उसके पहले आ रहा है, यानी इसको हम क्या कहते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसके बारे में और डिटेल में हम आगे जाके देखेंगे। अभी यू शुड नो द डिफरेंट नेम्स विच आर यूज्ड फॉर ए। इसके बाद ये जो ई ए टर्म आ रहा है, द कांस्टेंट ई ए इज नोन एज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ईए का जो सिग्निफिकेंस है, अब हम वो समझते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। चलिए अब देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है जब हम मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ रहे थे, दैट द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ओनली व्हेन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कम क्लोज and collide together at the same time. During the collision, the molecular rearrangement takes place, which leads to the formation of products. तो कोई भी रिएक्शन कब होता है? इस चीज को हम कोलिजन थ्योरी भी कहते हैं। कोई भी रिएक्शन कब होता है? जब दो मॉलिक्यूल्स एक साथ एक ही समय पर आकर कोलाइड करें, और जब कोलिजन होता है तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, and due to this rearrangement products are formed. जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है तो some molecular rearrangement takes place which leads to the formation of products. अब मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट से मतलब क्या है? इसका मतलब है कुछ बॉन्ड्स का टूटना और कुछ बॉन्ड्स का बनना, कुछ नए बॉन्ड्स का बनना और पुराने बॉन्ड्स का ब्रेक होना। द मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट can take place only when the colliding molecules have have energy equal to or greater than the minimum energy for the said arrangement, for the said rearrangement. तो देखिए ये जो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है, मतलब पुराने बॉन्ड्स का ब्रेक होना, नए बॉन्ड्स का बनना, ये सिर्फ तभी हो सकता है जब ये जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स है उनके पास इतनी एनर्जी है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द अरेंजमेंट। जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है पुराने बॉन्ड्स को तोड़कर नए बॉन्ड्स को बनाने के लिए, वो मिनिमम एनर्जी कहलाती है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो ये जो मॉलिक्यूल्स जो कलाइड कर रहे हैं तो उनके पास कम से कम इस थ्रेशहोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी होनी चाहिए, तभी उनके कोलिजन से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। अगर उनके पास ये मिनिमम एनर्जी नहीं है तो वो सिर्फ कोलाइड होकर रह जाएंगे, उनके कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी इक्वल टू
or greater than the minimum energy for the said rearrangement. And this minimum energy which is needed to do the rearrangement, that minimum energy is called as threshold energy. अब आगे देखें, if the energy of colliding molecules is less than this minimum energy, it is obvious that molecular rearrangement will not take place. Molecular rearrangement नहीं होगा मतलब पुराने bonds break नहीं होंगे और नए bonds बनेंगे नहीं. So if the energy is less than this minimum energy, it is obvious that molecular rearrangement will not take place, and thus the molecules will remain unchanged after the collision. That is, no product will be formed. तो अगर molecules आके collide कर रहे हैं पर वो collision के लिए उनके पास इतनी इनफ एनर्जी नहीं है कि वो कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट्स बन जाए या फिर कोलिजन की वजह से पुराने बॉन्ड्स टूट जाए और नए बॉन्ड्स बन जाए. अगर इतनी एनर्जी नहीं है तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मॉलिक्यूल सिंपली टकराकर वापस रीबाउंड हो जाएंगे. तो मॉलिक्यूल्स के पास, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास कम से कम वो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, तभी उनके कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा. अदरवाइज वो मॉलिक्यूल सिंपली टकराकर वापस के वापस वैसे ही चले जाएंगे और कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा. इसका मतलब क्या है कि सारे कोलिजन जरूरी नहीं है प्रोडक्ट बनाए. हो सकता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक साथ एक ही टाइम पर कोलाइड कर रहे हैं पर उनका कोलिजन जरूरी नहीं है प्रोडक्ट दे. कब वो प्रोडक्ट देंगे? जब कोलिजन इनफ एनर्जी के साथ हो, वो एनर्जी इतनी हो कि वो रिएक्टेंट्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए पर्याप्त हो, यानी पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए और नए बॉन्ड्स को बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यदि मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी के साथ कोलाइड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बनेगा. अदरवाइज सही टाइम पर कोलिजन होने के बावजूद भी जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट्स बना दे. तो therefore all collisions will not lead to the formation of products, but only those collisions which involve sufficient energy are expected to form products. The difference between the minimum energy required to bring about molecular rearrangement and the average energy of reactant molecules is called as the energy of activation and it is indicated by EA. तो आइए देखें ये लाइन क्या कह रही है. तो यहां से तो हम ये समझ गए कि वो कोलिजन जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है वही कोलिजन आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स. अब ये लाइन क्या कह रही है? द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट and the average energy of reactant molecules is called as the energy of activation. तो देखिए ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं इनकी कुछ एनर्जी होगी जिसको हम एवरेज एनर्जी कह देते हैं क्योंकि बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, सबकी एनर्जी अलग अलग है. तो अप्रोक्सीमेटली एवरेज एनर्जी से हम किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को इंडिकेट कर देते हैं. तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कुछ एवरेज एनर्जी है पर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो सपोज उससे ज्यादा है. एवरेज एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की है वो कम है. तो ये जो डिफरेंस है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत है और जो एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. कि अगर आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करना है तो कम से कम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी. तो ये जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड इट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल EA. अब हम इस ग्राफ को देखते हैं. ये ग्राफ हमें बता रहा है
द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी x कैन कन्वर्ट इनटू y एज वेल एज y कैन कन्वर्ट इनटू x। तो ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर y को x में कन्वर्ट होना है तो दिस एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये जो स्टेट x है, ये x स्टेट बता रही है एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, और ये जो स्टेट y है, ये स्टेट y बता रही है एवरेज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। और ये जो स्टेट z है, स्टेट z हमें बता रहा है कि x और y मॉलिक्यूल्स के पास मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो द मिनिमम एनर्जी which x and y should possess in order to react is indicated by this level z। z के लेवल पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम एक्टिवेटेड स्टेट में कहते हैं या फिर एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो इस ग्राफ से एक चीज ऑब्वियस है कि एनर्जी ऑफ z माइनस एनर्जी ऑफ x is equal to activation energy of forward reaction. Energy of z minus energy of y is activation energy of backward reaction। इस फिगर को देखकर हम एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन समझ सकते हैं। जो स्टेट x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, स्टेट y रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, और जो स्टेट z है वो रिप्रेजेंट कर रहा है द मिनिमम एनर्जी विच द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मस्ट possess इन ऑर्डर टू रिएक्ट। तो रिएक्शन के लिए कम से कम कितनी एनर्जी होनी चाहिए रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल्स के पास, वो मिनिमम एनर्जी किससे रिप्रेजेंट हो रही है, स्टेट z से। Molecules in state Z are said to be activated or to be in an activated state। तो अगर X के मॉलिक्यूल्स या Y के मॉलिक्यूल्स Z स्टेट में पहुंचे हुए हैं, मतलब हम कहेंगे कि वो अभी एक एक्टिवेटेड स्टेट में है। इस जो फिगर हमने बनाया था उससे ये बात ऑब्वियस है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो क्या होगा, एनर्जी ऑफ z माइनस एनर्जी ऑफ x। सिमिलरली एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वो क्या होगा, एनर्जी ऑफ z माइनस एनर्जी ऑफ y। तो हम क्या लिख सकते हैं कि EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड ये हो जाएगा EZ माइनस EX माइनस EZ माइनस EY। तो यहां से EZ कैंसिल हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, एनर्जी ऑफ Y माइनस एनर्जी ऑफ X। और थर्मोकेमिस्ट्री से हमने पढ़ा है कि डेल्टा H ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये निकल कर आता है जिसपे कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन। और डेल्टा H ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। सो दिस इज अ फॉर्मूला which you must memorize। Activation energy of forward reaction minus activation energy of backward reaction is equal to delta H of the reaction। इस टॉपिक में हमारा गोल क्या रहेगा कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू में क्या चेंज आएगा वो देखना।
अब देखिए जब टेम्परेचर चेंज होगा, व्हेन टेम्परेचर इज चेंज्ड, द एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑल्सो चेंजेस, क्योंकि एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो रिएक्टेंट्स की एवरेज एनर्जी भी चेंज हो जाएगी. दिस चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी. अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी चेंज हो गई तो जो गैप है रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड स्टेट के बीच का, वो गैप भी चेंज हो जाएगा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी भी चेंज हो जाएगी. बट फॉर द स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर्स such as what we use in problems, the activation energy can be assumed to be constant. क्योंकि जैसे क्वेश्चंस हम करते हैं उन क्वेश्चंस में ये जो टेम्परेचर का जो रेंज होता है काफी स्मॉल होता है, तो जो चेंज होता है एक्टिवेशन एनर्जी में वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होता है. तो हम प्रॉब्लम्स में एक्टिवेशन एनर्जी को कांस्टेंट अज्यूम करके ही सॉल्व करेंगे. वी विल अज्यूम ई ए टू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर. देखिए अब ए क्या होता है. ए इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स अकरिंग पर यूनिट टाइम, या फिर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट कंसंट्रेशन एटसेट्रा. तो इट इज द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स अकरिंग पर यूनिट टाइम. दिस इज ए. ए यानी जो कांस्टेंट हमने लिखा था, अर्हेनियस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कह ले. When two molecules collide, the chances of formation of products also depend on the orientation of the colliding molecules. तो अगर कोलिजन को इफेक्टिव होना है तो इनका ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, हेड ऑन. ऐसा नहीं है कि ऑब्लिकली वो साइड से टकरा कर जा रहे हैं, तब वो जो कोलिजन होगा वो एक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा. द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स शुड कोलाइड हेड ऑन. So the chances of formation of products also depends on the orientation of the colliding molecules. This implies that no random collision of the reactant molecules can lead to the formation of products. देखिए रैंडमली कोलिजन तो बहुत सारे हो रहे होंगे, पर वो सारे कोलिजन प्रोडक्ट दे दे ये जरूरी नहीं है. क्या क्या एसेंशियल कंडीशन है, एक तो कोलिजन हेड ऑन होना चाहिए, और जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास जो एनर्जी है वो मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए. यानी उनकी जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, और कोलिजन कैसा होना चाहिए, हेड ऑन होना चाहिए. तो हर कोई रैंडम कोलिजन हमें प्रोडक्ट नहीं दे देगा. वो कोलिजन जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वही कोलिजन हमें प्रोडक्ट देंगे. अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं 9.1 एंड दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन. अब देखिए अर्हेनियस इक्वेशन k इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये है तो आखिर एक मैथमेटिकल इक्वेशन ही. अब हमें जरूरी है कि इस मैथमेटिकल इक्वेशन का मतलब हम समझें. तो देखिए द फैक्टर e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी refers to the fraction of collisions, also effective collisions, that have the sufficient activation energy to collide and form products, whereas A is the number of effective collisions per unit time. तो देखिए A क्या है, कोलिजन तो बहुत सारे हो रहे हैं, पर उसमें से इफेक्टिव कोलिजन कौन से हैं, जो हेड ऑन हो रहे हैं. तो ए क्या बता रहा है कि हाउ मेनी कोलिजन्स आर इफेक्टिव कोलिजन्स, जब हेड ऑन आकर मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं. ए इज द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पर यूनिट टाइम. ये जो ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स that have the sufficient kinetic, that have the sufficient activation energy to collide
एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो ये जो इफेक्टिव कोलिजन है, जो हेड ऑन हो रहे हैं, उन इफेक्टिव कोलिजन में से कितने कोलिजन ऐसे हैं जिनके पास इनफ एक्टिवेशन एनर्जी है टू कोलाइड एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स। Therefore, the product of A and e की power minus EA by RT is the number of collisions that actually lead to the formation of products। और इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है? K के बराबर। तो किसी भी रिएक्शन का K जितना ज्यादा होगा उसमें ऐसे कोलिजन ज्यादा होंगे विच आर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ऐसे रिएक्शन का रेट भी क्या होगा? ज्यादा ही होगा। तो इसलिए के को हम समझते हैं इस तरह से कि के प्रोडक्ट है ए और ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी का। ए क्या है? ए इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स विच आर इफेक्टिव कोलिजन्स, एंड ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी उन कोलिजन्स का वो फ्रैक्शन है जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। तो के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के कुड बी इक्वल टू ए, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 के बराबर। फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो जो रेट कांस्टेंट के है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ए के बराबर। नाउ लेट अस बिगिन विथ टॉपिक नंबर 9.2। दिस इज डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसमें हम पहले देखते हैं मेथड नंबर 1। तो अर्हेनियस इक्वेशन क्या है? K इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अगर इस इक्वेशन का दोनों तरफ हम नेचुरल लॉग ले लें, नेचुरल लॉग मतलब ln ले लें, तो हमें क्या मिलेगा? ln k इज इक्वल टू ln ऑफ a इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब ln ऑफ x इंटू वाई, ये क्या होता है? ln x प्लस ln y। तो यानी ये क्या हो जाएगा? ln ऑफ a प्लस ln ऑफ e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब देखो नेचुरल लॉग में जो बेस होता है वो खुद e ही होता है, तो बेस भी e है और इसका आर्ग्यूमेंट भी e है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? माइनस ई ए बाय आर टी। यानी यहां से हमें क्या मिल गया? ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी। तो अब हम नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कैसे किया जाता है? ln k को हम लिख सकते हैं 2.303 लॉग के। सिमिलरली ln a को हम लिख सकते हैं 2.303 लॉग a माइनस ई ए बाय आर टी। पूरी इक्वेशन को 2.303 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। तो अगर इस इक्वेशन को अब आप ध्यान से एनालाइज करें तो दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यदि हम y को log k ले लें और x को 1/t ले लें तो ये इक्वेशन आ जाएगी ऑफ द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इफ y is taken to be log k and x is taken to be 1/t, तो log k वर्सेस 1/t का ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। और इस ग्राफ का
स्लोप किसके बराबर होगा? इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो होगी माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। तो अगर हमें लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया होगा, और सपोज उस ग्राफ की आपको स्लोप दी है, मान लीजिए स्लोप दी है -5, तो दिस इज इक्वल टू -5 करेंगे तो उससे एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ जाएगी? 5 इंटू 2.303 इंटू आर। और आर की वैल्यू आप क्या लोगे? ये एनर्जी है ना, तो आर की वैल्यू हम क्या लेंगे? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। यदि हमें कैलोरी में एनर्जी निकालनी होगी तो आर की वैल्यू क्या लेंगे? 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। So by knowing the value of slope of log k versus 1 by t graph, we can find the value of activation energy using this formula for slope. Similarly, ये जो इक्वेशन है इसका इंटरसेप्ट हमें क्या देगा? ये जो इंटरसेप्ट होगा वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू log a on comparing with y is equal to mx plus c. तो ये है मेथड नंबर 1 by using the slope of log k versus 1 by t graph. Now let us look at method 2. अब हम देखते हैं मेथड 2 to find the value of activation energy. अभी मेथड 1 में हमने एक इक्वेशन ऑब्टेन करी, log k is equal to log a minus EA upon 2.303 RT. तो अगर हमें k की वैल्यू दो अलग अलग टेम्परेचर पे दी है, टेम्परेचर T1 पर k की वैल्यू दी हुई है K1 और टेम्परेचर T2 पर k की वैल्यू दी हुई है K2, तो ऐसी हम दो इक्वेशन लिख लेते हैं। एक बार जब टेम्परेचर T1 था तो k की वैल्यू कितनी थी? K1, और जब टेम्परेचर T2 हो गया तो k की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो गई? K2। तो log of K2 is equal to log A minus EA upon 2.303 R T2। तो ये दो इक्वेशंस बन गई। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस लें, सपोज इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? log of K2 माइनस log of K1, और log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log K2 माइनस log K1 को हम लिख सकते हैं log of K2 by K1। दिस विल बी इक्वल टू log A माइनस log A, तो जीरो हो जाएगा, और ये टर्म क्या हो जाएगा? माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1 बाई T2 माइनस 1 बाय T1। तो यदि हमें T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 पता है और T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K2 पता है, तो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ T1, T2, K1 एंड K2, we can find the value of EA, एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, R की जब आप वैल्यू लेंगे तो केयरफुली आपको R की वही वैल्यू लेनी चाहिए जिसमें आपको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है। अगर हमें एक्टिवेशन एनर्जी जूल में चाहिए तो R की वैल्यू हम जूल वाली लेंगे, यानी 8.314, और अगर हमें एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरी में चाहिए तो R की वैल्यू हम कैलोरी वाली लेंगे, यानी 2। So this is a second method to find the value of activation energy. Now let us do a problem based upon this method. Now here is a problem for you. एक बार वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करिए एंड उसके बाद ही आप सोल्यूशन देखिए। देखिए अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। हमें इधर क्या दिया हुआ है कि हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि 50% बोला है, यानी हाफ लाइफ दी है 30 मिनट्स at 27 degree centigrade and half life is
10 मिनट्स एट 47 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो रिएक्शन का हाफ लाइफ कम हो गया। हाफ लाइफ कम क्यों हुआ होगा? क्योंकि रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ गई होगी, टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट बढ़ता है। तो पहले हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। रेट कांस्टेंट क्या होगा? 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ कितना दिया है? 30 मिनट। तो ये कितना आ जाएगा? ये जाएगा 0.0231 मिनट इनवर्स। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो यही आ गया। हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी थी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये इतनी है। अब हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी हो तो आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए दो अलग अलग टेम्परेचर पर। तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? टी हाफ कितना है 47 डिग्री सेंटीग्रेड पर? 10 मिनट। यानी के की वैल्यू 47 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी हो गई? 0.0693 मिनट इनवर्स। अब देखिए, ईए की वैल्यू निकालनी है। तो ईए के लिए हमने फॉर्मूला बनाया था log ऑफ K2 बाय K1, K2 बाय K1 इज इक्वल टू माइनस ईए बाय 2.303 R इंटू 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1। तो इसको हम T2 कह देते हैं इस टेम्परेचर को, और इसको T1 कह देते हैं। तो ये K2 हो गया, ये K1 हो गया। तो T2 कितना है? 47 डिग्री है ना, तो केल्विन में कितना हो गया? 273 प्लस 47, यानी T2 इज इक्वल टू 320 केल्विन। आपको टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है। T1 कितना हो गया? 300 केल्विन। और log K2 हो गया log ऑफ 0.0693 अपॉन 0.0231। तो ये बेसिकली log 3 हो गया। और log 3 किसके बराबर है? माइनस ईए अपॉन 2.303 R इंटू 1 बाय T2 यानी 1 बाय 320 और T1 यानी 300। तो यहां से हमें क्या मिल गया? log 3 इज इक्वल टू, देखो 300 माइनस 320, ये तो -20 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? ईए इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर, और आर की वैल्यू हम क्या लेंगे? 8.314, और डिनोमिनेटर में और क्या आएगा? 320 इंटू 300। तो फाइनली यहां से ईए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आइए ईए की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने आर की वैल्यू जूल में ली है, तो इसको सॉल्व करके ईए की वैल्यू भी जूल में ही आएगी। तो द वैल्यू ऑफ ईए विल बी 2.303 इंटू लॉग 3। लॉग 3 कितना होता है? 0.477 इंटू 8.314 इंटू 320 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 20। तो ऐसे जो वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी, और हमें क्वेश्चन में किलो जूल में पूछा है, तो इसलिए हम इस पूरी चीज को 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली ईए की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 43.84 किलो जूल पर मोल। सिर्फ कैलकुलेशन ये बाकी थी। So that's what I've done. So this is the value of activation energy for this reaction. यहां से EA किस में आया? जूल में आया, और जो EA की वैल्यू आई है उसको 1000 से डिवाइड करके मैंने लिखा है ताकि ये किलो जूल पर मोल में आ जाए। So that's it for this lecture. Next lecture में we will be covering the concept of mechanism of a reaction and how do we relate
mechanism of a reaction with the rate constant. Thank you.